नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। प्रदेश में धान की कटाई का कार्य चल रहा है और अक्सर देखने में आता है कि किसान फसल कटाई के बाद बचे हुए फसल अवशेषों में आग लगा देते हैं, जो कि सही नहीं है। इससे पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही खेत में मौजूद सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे खेत की मिट्टी बंजर होने लगती है। ऐसे में इन फसल अवशेषों का सही तरीके से प्रबंधन करके आप ऐसी परेशानी से बच सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं CSSRI करनाल के डॉक्टर मनीष ककरालिया से। धान की अभी कटाई चल रही है, लेकिन जो किसान क्या होता है कि वो ये सोचता है कि हमने कटाई कर ली और हम इसको कैसे प्रबंधन करें कि हमारा जो खेत है वो जल्दी से खाली हो जाए। विगत एक दशक से खेती में मशीनों का प्रयोग बढ़ा है, साथ ही खेतिहर मजदूरों की कमी की वजह से भी यह आवश्यकता बन गई है, जिसकी वजह से अधिक मात्रा में फसल अवशेष खेत में रह जाते हैं, जिनका समुचित प्रबंधन एक चुनौती है। फसल अवशेष जलाने से जमीन की ऊपरी सतह पर बने रहने वाले सूक्ष्म जीव, मित्र कीट और कीचुए नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति में भी कमी आती है। इसके अलावा पराली जलाने से मनुष्य को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती है। तो इसके लिए हम जो एक है हमारी जो बेलिंग सिस्टम है, बेलर के द्वारा जैसे हमने कंबाइन से कटवा लिया, इसके बाद जो बेलर होता है उसके माध्यम से हम इसमें बेलिंग करके और दूसरी जगह हम इसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा है हमारा जो कंबाइन के पीछे एक SMS लगा होता है, स्ट्रो मैनेजमेंट सिस्टम। उसके द्वारा हम जो पराली होती है वो कंबाइन से कटवाते हैं, लेकिन जो पराली बड़े बड़े फाने होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और उसमें हम जो हमारी गेहूं की या दूसरी कोई भी फसल है उसकी आराम से हम उसमें फानों के अंदर या जो पराली है उसके अंदर पूरी हम आगे की फसल की हम बिजाई कर सकें। तो उसके द्वारा हम जो हमारा स्ट्रो मैनेजमेंट सिस्टम है कंबाइन के पीछे, उसके द्वारा हम इसमें जो धान के जो पराल है उसको हम आराम से प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो आगे हम बिजाई करेंगे उसमें काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके अलावा फसल की कटाई के उपरांत रोटावेटर से जुताई करके एक पानी लगा देने से फसल अवशेष मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर बाद में अगली फसल की बिजाई या रोपाई आसानी से की जा सकती है। धान के अवशेषों की जुताई करके पानी लगा देने से प्रबंधन संभव है। साथ ही 20 से 35 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देने से अवशेषों के विगलन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। फसल अवशेषों का प्रयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही बेस्ट डिकम्पोजर का फसल अवशेषों में प्रयोग करने से यह खाद के रूप में तेजी से परिवर्तित होते हैं। और इसके अलावा हम बात करें, यदि मुनाफे की बात करें तो हम यदि कि हम ये चीज़ कर रहे हैं तो इससे कितना मुनाफा होगा। तो यदि हम लेबर की बात करें तो लेबर आप देखोगे कि अब 1 एकड़ है, उसमें हमारी मतलब 5 लेबर की भी हम बात करें तो वो 2 दिन तो लगाएगी 1 एकड़ काटने में, लेकिन 2 दिन भी नहीं तो 1 दिन पूरा लगेगा उनको। तो यदि हम बात करें तो वो मतलब 2-3 हज़ार रुपये, 4,000 रुपये के समथिंग जाएगा। लेकिन हम यदि कंबाइन के द्वारा और इसमें SMS लगा हुआ हो तो 1 दिन में हम कितना तो एरिया हम काट सकते हैं। दूसरा हमारा जो कंबाइन से हमारा जो खर्चा होगा वो कितना कम होगा। तो इससे सीधा सीधा एक फ़ायदा है किसानों को कि हम जो दूसरी मशीनें हैं, जो हमारी SMS है या दूसरी भी वो बैलर के द्वारा है या दूसरी हमारी जैसे मल्चर है मल्च द्वारा, तो उससे हमारी जो पराली है उसको हम आराम से प्रबंधन करें और जो हमारी उर्वरक शक्ति है जो मिट्टी में जो मुख्य ऑर्गेनिक कार्बन होते हैं वो भी इससे क्या पराली को जैसे जैसे हम मिट्टी के ऊपर छोड़ते हैं, मिट्टी के अंदर मिलाते हैं तो उसे काफ़ी मात्रा में जो उर्वरकता शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो ये भी एक अच्छा मतलब बहुत अच्छा प्रबंधन है किसानों के लिए इस समय।
किसान भाइयों, आपने खेती बाड़ी के क्षेत्र में सब्जियों फलों से अच्छी आमदनी कमा रहे किसानों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे किसान से करवाने जा रहे हैं जो कि नेपियर घास की खेती करके सालाना लाखों रुपए की आमदनी कमा रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर के गांव गौड़गौड़ा में रहने वाले किसान नरेश किस्क नेपियर घास की खेती करते हैं और इससे अच्छा लाभ कमा रहे हैं। चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी खुद इन्हीं की जुबानी। खेती बाड़ी और पशुपालन का एक दूसरे से वर्षों पुराना नाता रहा है, बल्कि आज के समय में ये किसानों की जरूरत है। मवेशियों के लिए यदि हरे चारे का सही इंतजाम ना हो तो उनकी सेहत और उत्पादकता में असर दिखता है, और अगर सही उत्पादकता हो तो चार चांद लग जाते हैं। इसी बात को समझा गौड़गौड़ा में रहने वाले किसान नरेश किस्कू ने, जो कि अपने 5 एकड़ खेत में नेपियर घास की खेती से सालाना लाखों की आमदनी कमा रहे हैं, पूरे क्षेत्र के पशुपालकों के लिए वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध करा रहे हैं। मैं बहुत पहले से खेती से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पहले सब्जी का भी खेती करता था, लेकिन सब्जी का खेती से उतना हमको बेनिफिट नहीं मिलने का कारण हम नेपियर की ओर झुकाव आए। तो हमने पहले ट्रायल पे ही कुछ नेपियर का डंटे मंगा करके लगाया, 50 पौधा से शुरू किया था। ये वेराइटी जो आप देख रहे हैं ये C04 है। इसका हम तो शुरुआत करेंगे लगाने से ही। ये लगाने का अवधि जो होता है सबसे अच्छा दिसंबर से जनवरी में इसका बिचड़ा कटिंग लगाया जाता है। हार्वेस्ट होने में 3 महीना का पहला समय लेता है, और ये सालों भर में आपका 4 से 5 कटिंग हमको मिल जाता है। इन्होंने बताया कि नेपियर घास की खेती हर तरह की मिट्टी में होती है, इससे ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती, इसलिए हरे चारे की लागत भी कम बैठती है। इसे एक बार लगाने के बाद 4-5 साल तक लगातार हरा चारा मिलता रहता है। नेपियर घास की पहली कटाई जहां 65 से 70 दिनों में करते हैं, वहीं इसके बाद हर एक 40-45 दिन पर कटाई कर सकते हैं। इनका कहना है कि कम पानी और मिट्टी से कम पोषक तत्वों की अपेक्षा रखने वाली नेपियर भूमि संरक्षण के लिए बहुत अच्छी होती है। इस बहुवर्षीय चारे को पड़ती जमीन और एकल फसली खेतों में भी आसानी से उगा सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मिट्टी अगर उठा दिया जाए, उठा मतलब कि मेढ़े उसमें तैयार कर दिया जाए तो उसमें और बेहतर होता है। इसलिए हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि वो सिंचाई में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है, इसलिए इसको पहले मेढ़े को उठा करके ही हम लोग करते हैं। उसका दूरी जो होगा आपका लाइन टू लाइन 3 फीट का रहता है, 2 फीट 2 से 2.5 फीट उसका पौधे का दूरी हम लोग लगाते हैं। और इसमें कटिंग जो आता है 2 गुट्ठा में हम लोग इसको कटिंग करके लगाते हैं। तो लगाने के समय ध्यान हम लोग और भी जाता है, जैसे कुछ कंपोस्ट गोबर अगर दे देते हैं तो बहुत बेहतर रहता है। और उसके बाद थोड़ा सा पौधा बढ़ गया तो उसके बाद फिर हम लोग दोबारा उसको पौधे पे अच्छा से उसको भर देते हैं, जो कि वो विकास करने में और तेज भी हो, प्लस इसमें झाड़ जो आता है वो काफ़ी झाड़ आने में उसको आसानी हो जाता है। इसमें खाद दवाई तो जैसे हम लोग गोबर का खादें डालते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा हम लोग कुछ रासायनिक को छोड़ करके कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, वेस्ट डिकम्पोजर, केचुआ खाद, यही सब वगैरह डालते हैं। अच्छा, इसमें और एक बात हम कहना चाहेंगे, इसमें कोई कीड़ा का प्रकोप नहीं होता है। और ये इसका अवधि पहला जो हार्वेस्टिंग का समय आता है ये 70 दिन पहला कटिंग, दूसरे कटिंग में आपका वही 45 से 50 दिन के तक में ये कटना चल रहा है। तो अभी हमारा जो है ये खेती कुछ लगाया भी है और कुछ अभी कटिंग भी हो रहा है, कुछ कटिंग भी हो चुका है।
नरेश बताते हैं कि नेपियर घास की कटाई के वक्त करीब 6 इंच का पेड़ जमीन में ही लगा हुआ छोड़ना चाहिए। प्रत्येक कटाई के बाद सिंचाई जरूरी है। बुआई और हरेक कटाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार को हटाते रहने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है। इनका कहना है कि नेपियर घास को 1.5 मीटर ऊंचा होने पर काट लेना चाहिए, क्योंकि इससे बड़े पौधे के तने सख्त तथा ज्यादा रेशेदार होने लगे हैं और पशुओं को वो कम पसंद आते हैं। हाँ, कुल हमारा जो है 5 एकड़ में अभी खड़ा है, कर रहे हैं। और कुल हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट जो आता है प्रति एकड़ लगभग 10 से 15 हज़ार लगभग खर्चा। और हमको इसमें 5 रुपया किलो के हिसाब से हमको मिल जाता है 1.25 लाख से 1.5 लाख लगभग फर्स्ट कटिंग में, एक ही कटिंग में। साल में 4 से 5 बार हमने कटिंग कर लेते हैं, तो हमारा करीब 5 से 6 लाख वर्ष में आराम से एकदम आ ही जाता है। दूध उत्पादक किसानों के लिए तो हरे चारे की निरंतर उपलब्धता की अहमियत उतनी ही है जितनी उनके उन्नत पशुधन की होती है, क्योंकि दुधारू पशुओं के स्वस्थ पोषण में ही किसानों की बेहतर आमदनी का नुस्खा मौजूद रहता है। इसलिए क्षेत्र के किसान हरे चारे को हमेशा खरीदते हैं और नरेश किस्कों को अच्छी आमदनी होती रहती है। आप भी इनकी तरह अपने खेत के छोटे हिस्से में नेपियर घास की खेती से साल भर हरे चारे प्राप्त कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन करके कई लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है और जो किसान मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो खेत की मेड़ों पर और तालाबों के किनारे आसानी से किया जा सकता है। और जिन किसानों की जोत छोटी है वे खेती बाड़ी के साथ साथ मधुमक्खी पालन व्यवसाय को कर सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें मधुमक्खी पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश शर्मा। अपना जो मौन वंश, जब हमारे मौन वंश जैसे हमारे 60 से 80 मौन वंश हम कहते हैं एक स्थान पर रखें, और उस स्थान को जहाँ पे हमारे अधिक मौन वंश होते हैं उसी को हम मोनाले कहते हैं, एपेरी कहते हैं। तो इस तरह एक मौन वंश से दूसरे मौन वंश में लगभग 2 से 3 किलोमीटर का फासला होना चाहिए। ये तो आगे मोनाले की बात। किसान भाइयों, इस व्यवसाय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे स्थानांतरण कहते हैं। इसमें फूलों की उपलब्धता के अनुसार मौन बॉक्सों की जगह बदलनी पड़ती है ताकि मधुमक्खियों से अधिक शहद का उत्पादन ले सके। आपको अपने उस क्षेत्र के जो मौन पुष्प है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब एक पुष्प होता है, एक मौन पुष्प में बात कर रहा हूँ, तो मौन पुष्प उन पुष्पों को कहते हैं हम जिनसे मधुमक्खियाँ अपना नेक्टर व पोलन, मधुरस या पराग जो है एकत्रित करती हैं। जैसे कि हम सरसों के ऊपर करते हैं, मैंग्रोव्स के ऊपर करते हैं, हम यूकलिप्टस के ऊपर करते हैं, सनफ्लावर के ऊपर कुछ एरियाज में करते हैं। तो उन मौन पुष्पों की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। अगर उनकी मात्रा कम है तो आप जितना भी प्रबंधन कर लें आप शहद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान तो रखना ही है। मौन पालन व्यवसाय में बॉक्सों की देखरेख ठीक से करना जरूरी है। अगर इस समय देखरेख में थोड़ी सी भी लापरवाही की तो व्यवसाय में घाटा हो सकता है। इसीलिए देखरेख में किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं। जो मौन गृह के अंदर आपकी चौखटें या फ्रेम हम कहते हैं, उनको हम हाइव टूल कहते हैं। उस हाइव टूल से उनको थोड़ा सा लूज करते हैं। और जब आप मधुमक्खियों की फ्रेम को चेक करने वाले हैं तो एक तो अपने आप को स्थिर रखें, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा काम होता है निरीक्षण करते समय वो यह भी होता है कि क्या इसमें एक अच्छी रानी है या नहीं है। मौन वंश जितना सशक्त हो, लेकिन उसके आगे सशक्त तो तभी होगा जब हमारे उसमें एक अच्छी युवा रानी जो होगी वो उपलब्ध होगी। और साथ ही साथ रानी की कार्यकुशलता जो है वो हम देखते हैं अंडों से, ब्रूड से। तो जो ब्रूड है वो जिस भी फ्रेम पे आप देख रहे हैं वो स्कैटर्ड, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर अंडे दिख रहे हैं तो अंडे एक ही डायरेक्शन में और एक साथ सभी के सभी कोस्ट में होने चाहिए। अन्यथा जो रानी है वो बूढ़ी हो चली है, उस रानी को बदलने की आवश्यकता है। और हर एक फ्रेम को आराम से
उठा करके ऊपर जब आप निकालेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें पराग कितना है, उसमें शहद है तो शहद कितना है, अगर शिशु हैं तो क्या उसमें अंडे हैं, क्या उसमें शिशु हैं, और या बंद ब्रूड जिसको कहते हैं किस अवस्था में है वो आपने देखना है। और अपने लिए आप उसका रिकॉर्ड भी रख सकते हैं कि हमारे किस फ्रेम पे ये जो पराग, शिशु या ब्रूड व अंडे की कितनी मात्रा है। अब इसमें हम निरीक्षण करते हुए एक तो मधुमक्खियों में देखेंगे कि भोजन है या नहीं है, भोजन इनका शहद होता है या पराग होता है, तो उसको देखेंगे। और जो स्थान जहाँ रखें हम वहाँ पे एक पानी का प्रावधान आवश्यक करें, इससे भी आपके जो मौन वंश है वहाँ पे हमेशा जो है स्वस्थ रहेंगे। और साथ साथ हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई बीमारी तो नहीं है, तो बीमारी वयस्क मधुमक्खी भी हो सकती है। और जब अंदर देखते हैं हम तो शिशुओं में देखने की कोशिश करते हैं, तो शिशु को भी हम देखेंगे कि उसमें जो शिशु है क्या उसका रंग जो है वो सफ़ेद है, अगर नहीं है तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या उसकी पोजीशनिंग ठीक है या वो उल्टा पड़ा हुआ है, फूला हुआ है, तो वो भी हम कहते हैं कि उसमें कोई बीमारी है। किसान भाइयों, अगर आप मौन पालन शुरू करना चाहते हैं तो अपने जिले के उद्यान अधिकारी से संपर्क करें और इस व्यवसाय को शुरू करने में जो भी तकलीफ बातें हैं उसकी जानकारी लें तथा इस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में भी पूरी जानकारी लें। इस व्यवसाय को भूमिहीन लोग जो हैं, छोटे स्तर पर जो किसान हैं, युवा है तो महिलाएं हैं, कोई भी वर्ग इसको बड़ी सुगमता से अपना सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम सिलाना, जिला धौलपुर के कृषक गणेश राम ने। ये पान बरेजा में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गणेश राम जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, जो ये फफूंद जनित बीमारियों और कीटों का जो है सो प्रकोप जो है सो देखा जाता है। इसमें जो है सो पहला जो फफूंद जनित बीमारी है वो है पौध गलन रोग जिसको कहते हैं। इसमें ये फफूंद जनित बीमारियों से होता है, पत्तियों पर जो है भूरे रंग के जो है धब्बे बन जाते हैं। तना गलन रोग ये भी फफूंद जनित रोग है। इससे पौधों के जड़ों के ऊपर तने वाले भाग पर सड़न शुरू हो जाती है। इसके प्रकोप से पौधे बहुत ही कम समय में मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार पान की फसल में ग्रीवा गलन या गंदली रोग का प्रकोप होता है। ये भी फफूंदी जनित रोग है। इसके प्रकोप से बेलों में गहरे घाव विकसित होते हैं और पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फसल तेजी से सूखने लगती है। ये रोग जनित पत्तियों को जो है सो हम लोग अगर नष्ट कर दे तो इस रोग से जो है बहुत हद तक जो है सो बचाव किया जा सकता है। उसके बाद इसमें जो है 0.5% जो है सो बॉर्डिक्स मिक्सचर का जो है स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद एक रोग है पुर्निल आसित रोग। ये भी फफूंद जनित रोग है। ये छोटे सफ़ेद धब्बे के रूप में जो है सो पत्तियों पे दिखता है। इसके उपचार के लिए जो है हम लोग गंधक का जो है सो प्रयोग कर सकते हैं। और एक रोग है कि पर्ण चित्ती रोग देखा गया है, उसमें वो भी फफूंद जनित रोग है। इसके लिए जो है सो छोटे जो है काले धब्बे के रूप में जो है सो ये दिखता है पत्तियों पे। इसके उपचार के लिए जो है बेविस्टिन जो है हम लोग 2 ग्राम जो है सो प्रति लीटर पानी में घोल बना के जो है स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा जो पान के फसल में कुछ कीटों का प्रकोप देखा गया है। सफेद मक्खी कीट, ये कीट भी पान की पत्तियों का रस चूसती है। इसके प्रकोप से पान बेल का विकास रुक जाता है और पत्ते हरी माहीन होकर बेकार हो जाते हैं। बीटल बाइन बग,
ये कीट जून से अक्टूबर माह के मध्य दिखाई देता है। ये कीट पान के पत्तों को खाता है तथा पत्तों पर छिद्र बनाता है। ये पान की शिराओं के बीच के उत्तकों को खा जाता है, जिससे पत्तों में कुतलन या सिकुड़न आती है और अंत में बेल सूख जाती है। इन कीटों की रोकथाम के लिए नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही फसलों के बीच चिपचिपे प्रपंच लगा दें ताकि कीट इनमें फंस जाए। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।